झंडे पर चांद होने में और चांद पर झंडा होने में औकात की अंतर है। ये पाकिस्तानियों को और बांग्लादेशियों को फिलहाल नहीं समझ आएगा, क्योंकि जिहाद वाली चटनी चाटने के बाद दिमाग काम करता नहीं। सैन्य कार्रवाई के लिहाज से अगर साथ आ गए तो क्या होगा? सिंपल, एक्टिव सोल्जर जो हमारे पास एक्टिव सोल्जर्स की संख्या है वो करीब 14 लाख है, पाकिस्तान के पास 6.5 लाख, 2 लाख बांग्लादेश। आप इन नंबर्स पर ही ध्यान कर लीजिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। पाकिस्तानी मौलाना साहब कह रहे थे कि भारत बीच में है, हम सैंडविच बना देंगे। आपको हमसे लड़ना है? 13 दिन लगे थे बांग्लादेश बनाने में पिछली बार, 13 दिन। और जब बांग्लादेश को री एडिट करना है, जिस बांग्लादेश को हमने ही बनाया, अब बांग्लादेश में हमें ये लग रहा है कि बांग्लादेश के लक्षण जो हैं वो ये बता रहे हैं कि बांग्लादेश के मैप में थोड़े सुधार होने चाहिए। फिर इंडियन आर्मी को वो करना पड़ेगा जो हमने 1971 में किया था, उस समय थोड़ा समय लग गया था। तो मैप बनाते रह जाओगे, हम लोग बांग्लादेश के बीचों बीच कोई नया देश बना देंगे। दोस्तों, क्या ढाका और इस्लामाबाद एक साथ मिलकर भारत पर अटैक कर सकते हैं? क्या इस बात की आशंका है? एक बात जो राष्ट्र प्रेमियों की चिंता है वो ये कि ढाका के अंदर, बांग्लादेश के अंदर हर पर बदल रही हालत और वहां हिंदुओं को जिस तरह से निशाना बनाया गया है, जिस तरह से वहां एंटी इंडिया रेटोरिक चल रहा है, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खेमे में जा रहा है। हम इस बात की आशंका से नजरअंदाज नहीं कर सकते कि अब वहाबी इस्लाम कह लें या जिहादी इस्लाम कह लें, बांग्लादेश को अपनी चपेट में ले रहा है। और बांग्लादेश को अंततः वही लग रहा है जो पाकिस्तान को एक दौर में लगा था कि भाई जब तक जिहाद नहीं करेंगे, जब तक बम नहीं फोड़ेंगे, मामला ठीक होगा नहीं। आवाम कटोरा लेकर अनाज की गाड़ियों के पीछे भागती रहे, दुनिया में मुल्क चाहे भिखारी जैसा दिखे, खुद का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ या कोई भी प्राइम मिनिस्टर दुनिया भर के देशों में जाकर पैसा मांगता रहे, भीख के लिए पैसा लेता रहे, लेकिन बम फोड़ना जरूरी है। पाकिस्तान ने खुद से निकले बांग्लादेश को भी एक दौर में यह समझा ही लिया कि भाई पैसा कमाना, आगे बढ़ना, दुनिया में अपना नाम कमाना, ये सब कुछ नहीं होता है। असल आनंद बम फोड़ने में, असल आनंद वो करने में है जो खुद पाकिस्तान कर रहा है। और इसीलिए राष्ट्र प्रेमियों की चिंता है कि क्या, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ये बार बार कहा गया कि हम इधर से इतने हैं, वो इधर से इतने हैं, बीच में इंडिया है, हम ऐसा कर देंगे। अब मैं ब्राह्मण साम्राज्य को बड़ा एक क्लियर मैसेज देना चाहता हूं कि अगर अब किसी ने मैली निगाह उठा के बांग्लादेश की तरफ देखा ना, तो पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी अफवाज और हमारे मिसाइल आपसे दूर नहीं है। ऑपरेशन मार्का हक बुनियानुल मरसूस के अंदर जिस तरह हमने आपको नाको चमने चबवाए थे ना, वो दोबारा कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बांग्लादेश को तालीम, तिजारत, टेक्नोलॉजी और दिफा में पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को फरोग देने की जरूरत है। बांग्लादेश में उभर रहे हालात पर तमाम डिफेंस एक्सपर्ट चिंता जता चुके हैं, लेकिन दर्शकों, हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमने बहुत लंबे समय से यही तैयारी की है, इसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हम लोग लंबे समय से। इंडियन आर्म फोर्सेस लंबे वक्त से बहुत अलग अलग फ्रंट पर मल्टी फ्रंट्स वॉरफेयर की तैयारी कर रही है। जी हां, पहले ही विपिन रावत बोलकर जा चुके हैं कि भारत को, इंडियन आर्म फोर्सेस को 2.5 फ्रंट के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और अगर एक और फ्रंट बांग्लादेश है तो आप यकीन मानिए हम तैयार हैं। अब अगर ढाका में बैठे इन जनाब को और असीम मुनीर और शहबाज शरीफ की तो खैर कोई हैसियत है नहीं, असीम मुनीर या फिर शहबाज शरीफ जैसों को ये लगता है कि ये मिलकर लड़ेंगे काफिरों के खिलाफ, मतलब हिंदुओं के खिलाफ, तो ये जीत जाएंगे। ये जीते पहले भी नहीं थे, ये जीतेंगे आगे भी नहीं। हाँ, डिल्यूजन में रहने की आदत है पाकिस्तान को। तो आजकल पाकिस्तान का ये जो चीफ है ये बताने लगा है कि हमने जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो पाकिस्तान अपने लोगों को सरासर ये झूठ बोल रहा है कि पाकिस्तान ने 90% अपने ही हथियारों से हिंदुस्तान को मात दे दी। ये लोग बनाते केवल कब्ज वाला चूरन है, इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता। इन्होंने दुनिया को आज तक सुई बना के नहीं दी। लेकिन असीम मुनीर अपनी जनता को यह बता रहा है कि हम लोग बहुत कुछ बनाते हैं, हमने हमारे ही हथियारों का इस्तेमाल करके भारत को शिकस्त दे दी।
ये खैर पाकिस्तान जाने, पाकिस्तान की जनता जाने, लेकिन दर्शकों क्या इस बात में दम है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये कितना लॉजिकल है? ये कितना लॉजिकल है कि ये दोनों ही देश मिलकर हम पर हमला कर सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं? सवाल ये है कि इनकी हैसियत क्या है, इनकी औकात क्या है, इनके पास है क्या, और दुनिया में वो कौन से देश हैं जो इनके साथ आकर के लड़ेंगे या इनका सहयोग करेंगे? केवल एक कहानी है, वो है मजहब। मजहब के आगे इनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो ये कह रहे हैं कि ये हमें मात दे देंगे। बांग्लादेश इस धरती पर आया, जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि भाई इस धरती पर अलग मानचित्र के साथ, अलग झंडे के साथ आया, वो हमारे रहमो करम पर आया, हमारी वजह से आया। नहीं तो फर्स्ट क्लास पंजाबी जूतों के नीचे ये बंगाली मुसलमान आज तक रह रहे होते, और आज तक इनकी वही हालत होती जो आज या तो बलूचिस्तान के लोगों की है, या सिंध के लोगों की है, या खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की है, जो पंजाबी मुसलमान वहां पर अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल बांग्लादेश में रहने वाले ये लोग जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनको ये लगने लगा है कि पंजाबी मुसलमान अचानक इनके भाई हो गए हैं, और इनको ये लगता है कि ये भारत का नॉर्थ ईस्ट, दिल्ली, बिहार, इन सब पर ये कब्जा कर लेंगे, कोई ग्रेटर बांग्लादेश बना लेंगे। यूनिस में तो पाकिस्तान के किसी सैन्य अफसर को ग्रेटर बांग्लादेश का मैप भी गिफ्ट किया था। अब सवाल ये है कि जब ये सब बांग्लादेश कर रहा है, ढाका ये कर रहा, मैंने आपसे बोला है कि ढाका की औकात नई दिल्ली के लिए चाय में पड़ी मक्खी की तरह है। चाय में पड़ी हुई है तो पड़ी हुई है, लेकिन जिस दिन जी करेगा तो उंगली डाल के ऐसे ही फेंकेंगे। तो ये सिंपल है। लेकिन क्या दोनों ही एक साथ मिलकर कोई सैन्य कार्रवाई भारत पर कर सकते हैं या भारत पर अटैक प्लान कर सकते हैं? ये कितना लॉजिकल है, इस बात की कितनी संभावना है, और हमारे पास इससे बचने, इसको रोकने, या क्या इन दोनों ही फ्रंट्स पर एक साथ लड़ने की ताकत है, या फिर एक कोई तीसरा फ्रंट अगर चीन की तरफ से भी खुलता है तो भारतीय आर्म फोर्सेस के पास क्या रास्ते हैं, क्या ऑप्शन है? पहले तो यही समझ लेते हैं कि ये जो आजकल कहानी चल रही है कि ढाका इस्लामाबाद ऑन सेम पेज, ये कितना सही है, कितना सच है, इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या है? तो इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड एक लाइन में समझ लीजिए। बांग्लादेश बना क्यों? बांग्लादेश बना ही केवल भाषा, कल्चर के नाम पर, क्योंकि पंजाबी मुसलमान बंगाली मुसलमानों को जूते के नीचे रखना चाहते थे। बंगाली मुसलमानों ने कहा कि नहीं, हमारी भाषा अलग है, हमारा कल्चर अलग है, हम तुमको नहीं जानते, तुम्हारा हमारा कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, जो पूर्वी बंगाल, जो बाद में बांग्लादेश बना, पूर्वी बंगाल का तो कहीं से कोई नाता ही नहीं है पाकिस्तान से। अगर आप जमीन का रास्ता देखें, जमीन से कोई लेना देना नहीं है, बॉर्डर एक दूसरे से लगते नहीं है। इसीलिए बंगालियों ने रिवोल्ट किया, अलग देश ले लिया। लेकिन अब घूम फिर कर कहानी वहीं पर आ गई है कि नहीं, हम मुसलमान, तुम मुसलमान, दुनिया के मुसलमान भाई भाई, यही कहानी चल रही है। तो पाकिस्तान और ढाका सेम पेज पर आ जाएंगे तो क्या भारत के लिए परेशानी की बात है? इसी कहानी को असल में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये वास्तविकता का रूप भी ले सकता है। जब ढाका की सड़कों पर एंटी इंडिया स्लोगन लगाए जा रहे हैं, भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, वो दीपू दास जिसकी बीच सड़क जलाकर हत्या कर दी गई, उसके घर परिवार को कहा जा रहा है कि ये देश, ये जगह छोड़ के चले जाओ। ये सब जिस समय हो रहा है उस समय हमारे भी देश में, हमारी भी सरकार से लोग जवाब मांग रहे हैं कि क्या बांग्लादेश का हिंदू यूं ही मरता रहेगा और आप चुप रहेंगे? ये पूछा जा रहा है। इसी बीच एक खबर आती है, एक खबर ये जिसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन बंगाल की खाड़ी से एक तस्वीर आती है जिसमें यह बताया जाता है कि भारत ने SLBM यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का लॉन्च किया है, K4। जी हां, जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है, जो बंगाल की खाड़ी से परीक्षण किया गया। और अगर आप इसकी रेंज देखें, ढाका, चेंगदू, संघाई, बीजिंग, तेहरान, रियाद, इस्लामाबाद, कराची इसकी जद में आता है। ये एक स्ट्रेटजिक मैसेज है। ढाका में हो रही अव्यवस्था, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा के पीछे जो लोग भी हैं, भारत ने धमाके से उन्हें जवाब दिया है, उन्हें बताया है कि हम क्या कर सकते हैं। दूसरा मेरे भाई, न्यूक्लियर ट्राइड एक वर्ड होता है, न्यूक्लियर ट्राइड देश है हमारा, का मतलब ये
आसमान, जमीन और समंदर, हम कहीं से भी दुश्मन पर न्यूक्लियर हमला कर सकने की ताकत रखते हैं। और चूंकि हम न्यूक्लियर ट्राइड देश हैं और हमारी पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज, वहां हमें सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी ऐसी मिलती है, और वही सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि अगर हमें मौका मिला तो फिर दुश्मन दुनिया के नक्शे से साफ हो जाएगा। इसीलिए चलिए अब उस कहानी पर आते हैं कि भाई एक तरफ बांग्लादेश, दूसरी तरफ पाकिस्तान, बीच में हम लोग हैं, ये दोनों ही एक हो जाएं और हम पर हमला हो जाए, फिर हम क्या करेंगे? तो इसका प्रैक्टिकली एक कहानी तो यह है कि एक तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर लगते नहीं, बॉर्डर नहीं लगते हैं का मतलब ये इनकी एयरफोर्स एक तरह से डिसेबल्ड हो गई। पाकिस्तान की एयरफोर्स आकर यहां पर बांग्लादेश की मदद तो नहीं कर पाएगी। भारत अगर अपने एयर स्पेस को बंद कर देगा तो पाकिस्तान की एयरफोर्स यहां आकर मदद कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, और इनको उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो एक तो हम दीवार हैं इन दोनों के ही बीच में, एक तरह के दीवार कह लीजिए, फौलादी दीवार कह लीजिए। तो एक बात बहुत साफ है कि ढाका में जो लोग बैठे, ये जो चेहरे हमने आपको पहले भी दिखाए थे, जिनको लगता है कि बड़ा भाई मदद करेगा, बड़ा भाई इस्लामाबाद नहीं आ पाएगा, बड़ा भाई उधर से बहुत दूर है बड़ा भाई, और बड़ा भाई अभी 4 दिन पहले हमसे जूते खा गया है ऑपरेशन सिंदूर में। उनका अपना जो हुआ है वो गड्ढे नहीं भरे जा रहे हैं उनके एयर स्पेस पर। जो एयर स्ट्रिपों को ब्रह्मोस ने बर्बाद किया वो गड्ढा तो वो भर नहीं पा रहे। आपको लगता है कि आपकी मदद करने यहां आएंगे? वो नहीं आ पाएंगे। दूसरा रास्ता आपको लग सकता है कि ये वाला नेवी वाला, इस पर भी बात कर लेंगे। पहले समझ लीजिए दोस्त, एक बहुत सिंपल बात है, झंडे पर चांद होने में और चांद पर झंडा होने में औकात की अंतर है। ये पाकिस्तानियों को और बांग्लादेशियों को फिलहाल नहीं समझ आएगा, क्योंकि जिहाद वाली चटनी चाटने के बाद दिमाग काम करता नहीं। इसलिए बहुत सिंपल कुछ चीजें बता देता हूं। पहली बात ये, अगर मान लीजिए जो हमने पहले कहा कि ढाका और इस्लामाबाद साथ आ गए, मतलब मिलिटरीली सैन्य कार्रवाई के लिहाज से अगर साथ आ गए तो क्या होगा? सिंपल, एक्टिव सोल्जर जो हमारे पास, एक्टिव सोल्जर्स की संख्या है वो करीब 14 लाख है। पाकिस्तान के पास 6.5 लाख, 2 लाख बांग्लादेश। आप इन नंबर्स पर ही ध्यान कर लीजिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। रिजर्व फोर्स हमारे पास करीब 11 लाख है, पाकिस्तान के पास 5 लाख है, बांग्लादेश के पास भी 5 लाख है। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है हमारे पास, हाँ, पाकिस्तान के पास भी है। क्या बांग्लादेश न्यूक्लियर कैपेबल है? नहीं। और इनके जो इस्लामाबाद वाले नए नए अब्बू हैं, ये न्यूक्लियर कैपेबल हैं, फिर भी इनको अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर में जूते पड़े हैं और ये कुछ नहीं कर पाए। समझिएगा, हमने न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को बहुत अलग तरीके से मापा है। हमने अब पाकिस्तान के लिए न्यू नॉर्मल ये कर दिया है कि पाकिस्तान हमारे यहाँ कोई आतंकी एक्टिविटी करेगा और फिर पाकिस्तान के शहर दर शहर भारत ब्रह्मोस मारेगा। ये भारत पाकिस्तान रिलेशन का न्यू नॉर्मल है। क्या बांग्लादेश ये संभाल सकेगा ब्रह्मोस की मार जो पाकिस्तान को पड़ी है? एयरफोर्स की बात करिएगा तो हमारी एयरफोर्स और पाकिस्तान की एयरफोर्स का कोई मुकाबला नहीं है। इसके बाद आइएगा नेवी पावर, हम ब्लू वाटर नेवी हैं का मतलब भारत की नेवी, इंडियन नेवी पूरा का पूरा इंडियन ओशन पर राज करती है। इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर पर भारतीय नेवी का एक तरह से कब्जा है। ये रीजनल नेवी है, मतलब कराची के आसपास के इलाके, अरब सागर के कुछ इलाकों तक ही ये सीमित रह जाते हैं। इनके पास स्मॉल कोस्टल नेवी का मतलब इनके पास कुछ मछली पकड़ने वाले बड़े जहाज हैं। ये इनकी नेवी है और इनको लगता है कि इसके साथ ये हमारा नॉर्थ ईस्ट कब्जाएंगे। खैर, मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करें तो ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, SLBM जैसा मैंने आपसे कहा कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। इनके अलावा शाहीन और गौरी को हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा है। मिसाइल के नाम पर इनके पास कुछ नहीं। युद्ध का अनुभव याद रखिएगा, आपके पास सेना चाहे जितनी बड़ी हो, आपके पास हथियार चाहे जितने बेहतरीन हो, अगर आपके पास बैटलफील्ड यानी युद्ध भूमि का अनुभव नहीं है तो फिर आप किसी काम के नहीं हैं। भारत के युद्ध के अनुभव का देखें, 1947, 1962, 1965,
1971 और करगिल, जिसमें 3-4 तो हमने पाकिस्तान को ही हराए और बांग्लादेश के पास कहीं कोई अनुभव नहीं है। ग्लोबल रैंक में हम करीब चौथे 5वें नंबर पर आते हैं। और आता है जो औकात हैसियत की जो मैंने बात कही, ये हमारा सालाना रक्षा बजट है करीब $80 बिलियन, पाकिस्तान का $10 बिलियन और बांग्लादेश का $5 बिलियन। आप इन दोनों देशों को भी मिला दें तो भी हमारा रक्षा बजट 6 गुना है। अब आते हैं उस कहानी पर कि भाई दोनों मिल जाएंगे, दोनों मिल के शिकार करेंगे। जैसा मैंने वो पाकिस्तानी मौलाना साहब कह रहे थे कि भारत बीच में है, हम सैंडविच बना देंगे, है ना। तो सैंडविच किसका बनेगा, कब बनेगा, ये आने वाले वक्त में तय करेंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए कि बांग्लादेश पाकिस्तान के बॉर्डर आसपास नहीं है, पाकिस्तान बांग्लादेश का पड़ोसी नहीं है। और भारत अगर अपना एयर स्पेस बंद कर देगा मतलब पाकिस्तानी एयरफोर्स किसी काम की रह नहीं जाएगी। दूसरा, अगर पाकिस्तानी नेवी ये सोचे कि वो यहां आकर बांग्लादेश की मदद करेगी, यहां अरबियन सी में अगर भारत ने नेवल ब्लॉकेट कर दिया, जो कर सकते हैं, हमने पहले भी किया है, कराची से आगे मूव नहीं कर पाएगी पाकिस्तान की नेवी। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अरब सागर में विक्रांत का पूरा बैटल ग्रुप जो है वो उसने लंगड़ एक तरह का डाल दिया था। और आप यकीन करिए पाकिस्तानी जो नेवल शिप्स हैं वो बंदरगाह से अपने हैंगर से आगे बढ़ ही नहीं सके। और एग्रेसिव पोस्चरिंग विक्रांत की ऐसी थी कि 300 किलोमीटर का दायरा, पूरा का पूरा 300 किलोमीटर का दायरा, उस दायरे में किसी भी पाकिस्तानी नेवल शिप की आने की हिम्मत नहीं हुई। वो एक तरह का नेवल ब्लॉकेट था। अगर कहानी आगे बढ़ती तो पाकिस्तान दुनिया के सप्लाई रूट से हटा दिया जाता, पाकिस्तान का सप्लाई चेन काट दिया जाता। कराची बंदरगाह अगर भारत डुबो देता तो पाकिस्तान में पेट्रोल अगले 48 घंटे में खत्म हो जाते, नो फ्यूल के बोर्ड लगे होते। अगर वही जो मैं आपसे कह रहा हूं, यहां ब्लॉकेड, यहां ब्लॉकेड। आपको हमसे लड़ना है। 13 दिन लगे थे बांग्लादेश बनाने में पिछली बार, 13 दिन। और जब बांग्लादेश को री एडिट करना है, जिस बांग्लादेश को हमने ही बनाया, अब बांग्लादेश में हमें ये लग रहा है कि बांग्लादेश के लक्षण जो हैं वो ये बता रहे हैं कि बांग्लादेश के मैप में थोड़े सुधार होने चाहिए। वो सुधार भारत अपने वक्त पर कर देगा। कब करेगा, आज करेगा, कल करेगा, 6 महीने में करेगा, ये डिपेंड करता है बांग्लादेश के ऊपर। बांग्लादेश हाल फिलहाल जितना बीमार दिख रहा है, अगर ये बीमारी बढ़ती चली गई तो आप यकीन करिए इस बीमारी का इलाज हमको जल्दी करना पड़ेगा। फिर इंडियन आर्मी को वो करना पड़ेगा जो हमने 1971 में किया था। उस समय थोड़ा समय लग गया था। और आप यकीन करिए उस समय, जैसा कि मैं कहता हूं कि उस समय तो हमारे पास बहुत सारी चीजें नहीं थी। उस समय ना आप दुनिया की आर्थिक शक्ति थे, ना सैन्य शक्ति थे, बावजूद इसके आपने एक नया देश बना दिया। और आज आप क्या कर सकते हैं, ये कोई असीम मुनीर से पूछे। असीम मुनीर वो आदमी जो तमाम जूते खाने के बाद भी फील्ड मार्शल बना बैठा है। तो जब आप चूरन बेचने के एक्सपर्ट हो तो आप हर जंग हारने के बाद भी अपनी आवाम को चूरन बेचकर ये कह सकते हैं कि हम जीते हैं। अगर बांग्लादेश के नीति निर्धारक, जो लोग भी आजकल बांग्लादेश चला रहे हैं, अगर ये देख लें, ये समझ लें, तो उनको ये समझ आना चाहिए आपकी एयरफोर्स नहीं है, आपके पास नेवी नाम की कोई चीज है नहीं। आप हमसे कहां लड़ोगे मेरे भाई। और आपको लगता है कि आपकी मदद करने पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान को लगता है कि उसकी मदद करने चीन आएगा। तुम दोनों कबाड़ी हो, तुम दोनों भिखमंगे हो। और भिखमंगों को लोग पैसा, ज़कात ये सब देते हैं, कबाड़ियों को लोग कबाड़ देते हैं। अच्छे लोग कबाड़ चुनने नहीं जाते हैं। तुम्हें यह लग रहा है कि तुम कबाड़ियों की मदद करने सूदखोर चाइना आएगा जो दुनिया भर को ब्याज देता है, और जब ब्याज समय पर ना मिले तो जमीन कब्जा लेता है। तुमको लगता है कि तुम्हारी मदद करने वो आएगा? तुम्हारे पास है क्या? क्या है देने को? चाइना को क्या दोगे तुम ऐसा? दूसरा, तुम कबाड़ियों के लिए, अपने लोगों को मरवाने कटवाने के लिए चीन नहीं आएगा, क्योंकि चीन गलवान में देख चुका है कि इंडियन आर्मी बगैर हथियार के भी क्या कर सकती है। इसीलिए ये खुशफहमी, ये गलतफहमी, ये सब ठीक है। सपना देखने का कोई चार्ज नहीं लगता है, सपना देखना चाहिए।
लेकिन सपने का एक्सप्लेनेशन जिस तरह से आप लोग रोज कर रहे हो, ढाका की सड़कों से लेकर तमाम जगहों पर, सोशल मीडिया पर, ऐसा कर देंगे, ये मैप बना देंगे। अरे मैप बनाने में क्या है मेरे भाई, लेकिन तुम मैप बनाते रह जाओगे, हम लोग बांग्लादेश के बीचों बीच कोई नया देश बना देंगे। फिर तुम कहोगे कि भारत देखिए, भारत तो मानता नहीं है, भारत बहुत बड़ा देश है, भारत कमजोर देशों को दबाता है। हम दबाना नहीं चाहते, लेकिन आपको अगर अपनी भौगोलिक स्थिति नहीं समझ में आ रही है कि आपके चारों तरफ से भारत है, एक तरफ नॉर्थ ईस्ट है हमारा, दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल है, ऊपर सिक्किम है, यहाँ इंडियन नेवी बैठी है, इसमें भी आपको ये लग रहा है कि ISI वाले, CIA वाले, असीम मुनीर साहब, बीजिंग वाले सब आपको बचा के लेके चले जाएंगे और आप ये बकलोली करते रहोगे, तो आप यकीन करो आपकी बकलोली नई दिल्ली बहुत दिन तक बर्दाश्त करेगा नहीं। और आपके लिए हमें न गोली चलानी है, न कोई युद्ध लड़ना है। तुम्हारा इलाज बहुत सिंपल है मेरे भाई, इसीलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, नक्शा मैप बनाते रहिए, लेकिन ये बकलोली जितनी जल्दी से जल्दी हो इसको रोकिए। क्यों? और सबसे जो हमारे राष्ट्रप्रेमी भाई हैं जिनको ये चिंता सता रही है कि भाई ऐसा हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, हम लंबे समय से इसी बात की ही तो तैयारी कर रहे हैं, मल्टी फ्रंट वॉरफेयर की ही तो तैयारी है लंबे समय से, और वो मौका कभी आएगा तो वो भी देखने को आपको मिलेगा। आज तक हम इजराइल को और इजराइल का आयरन डोम सिस्टम देखकर परेशान होते थे कि काश हमारे पास भी ऐसा कुछ होता। ऑपरेशन सिंदूर में हमने हमारा इंडिजिनस कैपेबिलिटी दिखाई है, डिमॉन्स्ट्रेट किया है, और यही कारण है कि भारत का रक्षा निर्यात अचानक बढ़ गया है। दुनिया में भारतीय हथियारों की मांग बढ़ गई है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।